Good morning, students. Today we are going to start chapter number 2 of history, nationalism in India. First of all, we have to clear what is nationalism, Rashtravad. When the people of a country place themselves under an identity and have a feeling of love and pride for their country, this sense is called nationalism, which is closely linked to patriotism. Mean to say, राष्ट्रवाद वह अवस्था है या वह भाव है जब एक देश के लोग अपने को अपनी जातिगत पहचान भुलाकर एक राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत रखते हैं और अपने देश के प्रति प्यार और गर्व अनुभव करते हैं, तो उस फीलिंग को नेशनलिज्म कहा जाता है। ये पूरी तरीके से ये भावना देशभक्ति से जुड़ी होती है। द नेक्स्ट वन, कॉलोनियलिज्म, क्योंकि हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन दैट टाइम इंडिया वाज अ कॉलोनी। इंडिया एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी था। इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उपनिवेशवाद क्या होता है। व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म? इट इज़ द प्रैक्टिस बाय विच powerful country controls another country and exploit its resources for gaining profit। जब एक शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है और लाभ पाने के लिए उसके संसाधनों को शोषण करता है, उसके संसाधनों का, तो वह स्थिति जो है वो कहलाती है कॉलोनियलिज्म। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया की जो स्टोरी है वो 1913 से स्टार्ट हो रही है हमारे चैप्टर के हिसाब से। तो हम साथ के साथ हम आपको इसमें डेटलाइन भी बनाते जाना है। तो आइए बात करते हैं 1913 से भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ रहीं, कौन सी सिचुएशंस रहीं जिन्होंने भारतीयों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कर दिया और भारतीयों ने अपना भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ किया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में एक ऐसी आर्थिक और कुछ राजनीतिक सिचुएशंस ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया। वो कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थीं? आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि विच वर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच क्रिएटेड द सर्कमस्टांसेस फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर आप इसमें से ट्रेस भी कर सकते हैं वीडियो में से। ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, defense expenditure increased, which was financed by the war loans and increasing tax। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटेन था वो युद्ध संबंधी अपनी ज़रूरतों को पूरी करने में लगा हुआ था। तो उसमें उसका एक्सपेंडिचर जो कंप्लीट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने युद्ध के नाम पर कर्ज लिए और टैक्सेस बढ़ा दिए, कर बढ़ा दिए। हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। हमारे यहाँ भी आयात कर निर्यात कर बढ़ा दिया गया। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। गाँव से किसानों को फोर्स रिक्रूटमेंट यानी कि जबरन भर्ती के द्वारा ज़बरदस्ती युद्ध में शामिल कर दिया गया, युद्ध में सोल्जर बना के भेजा जाने लगा, जिसकी वजह से गाँव के लोगों में गुस्सा बढ़ गया अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्रॉप्स फेल्ड 1819 से लेकर 21 तक ये स्थिति रही कि भारत के बहुत सारे भागों में जो क्रॉप्स थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो इसका रिज़ल्ट क्या रहा कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई।
इससे पहले जो 1913 और 13 और 14 में भी जो खाने की चीज़ों की कीमतें थी वो दुगनी हो गई थी, तो इस वजह से भी लोगों पर काफ़ी बर्डन बढ़ा था। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ऑल्सो स्प्रेड इन दैट टाइम। ठीक इसी समय में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ने भी लोगों को शिकार बनाया। 12 से 13 लाख जो लोग थे वो इस फेमाइन्स, इस अकाल के दौरान और इस महामारी के दौरान मारे गए। तो अबाउट 12 to 13 million people died due to the famines and epidemic, and people hoped that their hardship would end after the war, but ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को सिर्फ ये आशा थी कि हाँ कि युद्ध के बाद थोड़ा उनके लिए ब्रिटिश सरकार कुछ न कुछ करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता चला गया और इसी बीच महात्मा गांधी का आगमन हुआ 1915 में, जो अपने साथ सत्याग्रह का विचार लेकर आए। वो सत्याग्रह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, जहाँ पर उनको बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो वहाँ से जब वो लौटे तो उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को एकजुट करना स्टार्ट किया और लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह का विचार इस बात पर फोकस करता है, इस बात पर आधारित होता है कि सत्य में अत्यंत शक्ति होती है और सत्य के आधार पर हम किसी भी अन्यायपूर्ण कार्य के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वाज ट्रू, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपके पास एक सच्ची वजह है अपनी बात को मनवाने की, एंड इफ़ योर स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपका ये जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, ये अन्याय के खिलाफ है, देन यू डोंट नीड एनी फिजिकल फोर्स, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बिना एग्रेसिव हुए, विदाउट बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। एक सत्याग्रही सत्य के आधार पर अपनी बात को उत्पीड़क से मनवा सकता है और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि अंत में सत्य की ही जीत होती है। इसलिए सत्याग्रह करने के लिए आपका जो उद्देश्य है वो सच्चा होना चाहिए। ये विचार गांधी जी अपने साथ लेकर आए थे, जिसको सत्याग्रह का विचार कहा जाता है। और गांधी जी सत्य और अहिंसा पर बल देते थे और वो सत्य और अहिंसा के बल पर लोगों को एकजुट करना चाहते थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी 1915 to 1918। 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जहाँ वो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए गए थे, तो वहाँ से वो लौटे 1915 में। एंड महात्मा गांधी फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह टू रेसिस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने सत्याग्रह के झंडे के नीचे या सत्याग्रह के अंतर्गत लोगों को एकजुट करना आरंभ किया और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, सत्य और अहिंसा पर बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सत्य में शक्ति होती है और अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो इसलिए वो सत्य के आधार पर ही अपनी बात सरकार से मनवाना चाहते थे। He believed that this dharma of non-violence could unite all the Indians। उनका ये भी मानना था कि इस अहिंसा परमो धर्मा जो एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जरिए वो सभी इंडियंस को एकजुट कर सकते हैं। गांधी जी लॉन्च 3 सत्याग्रह इन इंडिया बिटवीन 1916 से लेकर 1918 तक। सबसे पहला जो उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था वो था चंपारण सत्याग्रह।
In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. British forced the Indian peasants to grow indigo in their fields, and many of them were reluctant in growing it because soil loses fertility after growing. तो पीजेंट्स जो चंपारण के पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, वो नील का उत्पादन करना नहीं चाहते थे और ब्रिटिश सरकार उनसे ज़बरदस्ती नील का उत्पादन करवा रही थी। वो अपने लाभ के लिए करवा रही थी और किसान नील उत्पादन के प्रति उदासीन थे। क्यों? क्योंकि नील की खेती का उत्पादन करने के बाद जो भूमि का उपजाऊपन जो है वो खो जाता है, और साथ ही एक वजह ये भी थी कि वे अपनी जो दूसरी जो फसलें थी उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो नील का उत्पादन करना नहीं चाहते थे। दूसरा आता है खेड़ा। इसलिए गांधी जी ने नील उत्पादन के खिलाफ चंपारण के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया और चंपारण सत्याग्रह किया 1916। दूसरा आता है खेड़ा सत्याग्रह इन 1917। Gandhi ji organized a satyagraha to support the peasants of Kheda district of Gujarat affected by the crop failure and plague epidemic, and the peasants were not able to pay high taxes and were demanding that revenue collection be relaxed. खेड़ा के किसानों की जो समस्या थी कि वहाँ की फसलें बर्बाद हो चुकी थी, प्लेग महामारी ने कई लोगों को शिकार बना लिया था। इस वजह से जो वहाँ के जो किसान थे खेड़ा के, वो ब्रिटिश सरकार का हाई टैक्स चुका पाने में असमर्थ थे और वो टैक्स में छूट की मांग कर रहे थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी का आह्वान किया और गांधी जी ने 1917 में खेड़ा जो कि गुजरात में है, वहाँ के किसानों के सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बिगनिंग में गांधी जी का जो तीसरा सत्याग्रह रहा वो हुआ अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 1918 में महात्मा गांधी led a सत्याग्रह ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स फॉर द बेटर कंडीशन, वेजेस एंड मेडिकल लीव्स। वहाँ के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो कॉटन मिल ओनर्स से बेटर वेजेस के लिए, बेटर कंडीशंस के लिए डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी ने ऐसे जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके आंदोलन को लीड किया, सत्याग्रह को लीड किया और उसे गांधी जी के द्वारा इन कॉटन मिल वर्कर्स ने अपनी डिमांड मिल मालिकों के सामने रखी और उनको पूरा किया गया।